मेहमानों साहब का परिचय करा दें। खेमचंद शर्मा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। खेमचंद जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज शर्मा जी का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नावेद जी का बहुत स्वागत। नावेद शिकोह जी, जितना तेजस्वी इस मुद्दे पर विरोध करते दिख रहे हैं, उतना ही तेज और सक्रियता में प्रोएक्टिव मोड में सपा भी दिख रही है, जबकि चुनाव आयोग की गाड़ी अभी यहां आने में तो टाइम है उत्तर प्रदेश में। लेकिन शायद समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि टाइम भले ही हो, लेकिन जो बिहार में प्रक्रिया चली वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल की, वो चलेगी यूपी में भी। क्या ये उस आशंका के मामले के मद्देनजर पेशबंदी है, कैविएट लगाया जा रहा है, पॉलिटिकल कैविएट? जी बिल्कुल। विपक्ष की एकजुटता पहले केंद्रित थी जाति जनगणना पर, और जाति जनगणना को लेकर पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा हो रहा था। इंडिया गठबंधन में जान पैदा हो रही थी। ये पुरानी बात हो गई। जाति जनगणना भी अब बड़ा मुद्दा नहीं रहा, लेकिन अब ये बिहार का मुद्दा विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। खासतौर से आप ये मान के चलिए कि एक बात मेरे नहीं समझ में आ रही है कि जो आपने अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का जो इस मुद्दे में मुखर रूप देखा, दिल्ली में हमें दिखाई दे रहा है। तेजस्वी की पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ के इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। बिहार में भी समाजवादी उनके साथ में खड़े हुए हैं, इस प्रोटेस्ट को ताकत दे रहे हैं। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है कि राहुल गांधी के साथ में अखिलेश यादव दिल्ली में नजर आते हैं, बिहार में नजर आते हैं, मुद्दे पर मुखर होते हैं, समाजवादियों में एक बड़ी फायर होती है। लेकिन यही जो फायर है, यही जो एकजुटता है, ये उत्तर प्रदेश में शून्य हो जाती है। आज तक मैंने नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश में वो ताकत के तौर पर राहुल गांधी के साथ यानी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो, कोई मांग कर रहे हो, कोई साझा प्रदर्शन कर रहे हो। यही बात नहीं समझ में आ रही है। या तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इनको मुंह नहीं लगा रही है, या ये उत्तर प्रदेश में समाजवादियों को कांग्रेस मुंह नहीं लगाना चाहती है। आखिर ये मामला क्या है? राष्ट्रीय तौर पर बिहार के मुद्दे पर ये लोग एक हैं, लेकिन यूपी में किसी मुद्दे को लेकर कांग्रेसी और समाजवादी एक हो ही नहीं पा रही है। ये बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न के पीछे ये बात जरूर है कि समाजवादियों में और कांग्रेसियों में उत्तर प्रदेश में एका नहीं हो पा रहा है, और ये एका ना होने की वजह से शीर्ष नेता कांग्रेस के अखिलेश यादव के कंधे से कंधा लगाकर नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो बात इस बात की नहीं है कि ये लागू अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो ये बात अखिलेश यादव को नागवार गुजर रही है या उनको खतरा महसूस कर रहा है, हो रहा है। बात यह है कि आप कांग्रेस के साथ प्रदेश में किसी मुद्दे को लेकर मुखर हो, हम कह रहे हैं बिहार के मुद्दे को लेकर ही यहां पर प्रोटेस्ट करिए और ये कहिए कि कांग्रेस के साथ हम प्रोटेस्ट करेंगे और ये उसका दायरा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ने देंगे, हम आयोग के खिलाफ यहां प्रदर्शन करेंगे। लेकिन यहां तो खाक उड़ रही है। यहां चाहे कांग्रेस का खेमा हो या समाजवादी का खेमा हो, ये दोनों एक नजर ही नहीं आ रहे हैं। और आज तक भी कोई भी कांग्रेस का शीर्ष नेता, नेशनल नेता, चाहे उसमें प्रियंका हो, चाहे उसमें खड़गे हो, चाहे उसमें राहुल हो, वो उत्तर प्रदेश में नजर ही नहीं आ रहे। तो उत्तर प्रदेश का आप भविष्य क्या देखेंगे? मैं देख सकता हूं भविष्य बिहार में ठीक, ये इसलिए जान पैदा हो रही है क्योंकि कांग्रेसी और ठीक है नावेद भाई, मैं आता हूं दोबारा। आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, मैं राज शर्मा जी के पास चलूंगा, वो इन प्रश्नों का उत्तर देंगे जो आपने उठाए हैं। नावेद भाई ने कहा कि भाई या तो ये मुंह नहीं लगा रहे उनको, या वो उनको मुंह नहीं लगा रहे। हाँ, ठीक बात है। मेरी समझ ये कहती है कि हो सकता है अखिलेश जी को ही लगता हो कि भाई उत्तर प्रदेश कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ बैठ के मैं बात करूं। क्या छोटे कद के लोग हैं, वो अपना निपटे सुलझे। हमें जो बात कहनी है हम राहुल जी से बात कर लेंगे दिल्ली में। अब मैं कहां पीसीसी जाऊं ऑटो करके हैं और पूछूंगी जी कौन सेक्रेटरी हैं इस वक्त? डेम केयर वाला है, ठीक है। जब राहुल जी को बोल देंगे तो फिर क्या अजय राय और क्या अविनाश पांडे और क्या राज शर्मा और क्या दूसरे बोले? अब ये राहुल जी की जिम्मेदारी है कि वो इन सबको ऑर्डर दें कि डू दिस या डोंट डू दिस।
लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि यहां तो वो राहुल गांधी को काला पटका पहना रहे हैं। मामला बिल्कुल हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, गाना बज रहा है बैकग्राउंड में, समझ लो, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए टाइप का। सावन का महीना है, सोचो सोचो। राज शर्मा जी, नावेद शिको जी को सवाल उठा रहे, वो करे दिल्ली में जो हेला मेली दिख रही है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, लेकिन लखनऊ में एक का मुंह पूरब और एक का मुंह पश्चिम। ना नावेद भाई जो कह रहे हैं मैं उस पर ज्यादा वो नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि अब जो वो बोल रहे हैं तो बोल ही रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब देना जरूर चाहूँ। मैं एक बात जरूर कह दूं, ऐसा नहीं है। आप इस बात को मान लीजिए, आज भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार 35, 36, 38 सालों से नहीं है, लेकिन इस बात को मैं कहने में गुरेज नहीं सकता, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष की भी हैसियत होती है। तो आप ये कहना तो मैं इत्तेफाक ही नहीं रखूंगा कि अखिलेश जी ये सोचते हैं कि कौन सचिव कौन अध्यक्ष, बेसिकली। और दूसरी बात, अखिलेश जी अगर मैं व्यक्तिगत रूप से जितना उन्हें जानता हूं, वो इस टाइप के भी इंसान नहीं, वो छोटे छोटे कार्यकर्ता से बात करते हैं। नेता तो नेता ही है, तो आप इस बात को छोड़ दीजिए। और अब मैं नावेद भाई की भी बात को कहना चाह रहा हूं, अभी आपने वहां काला पटका पहनाते हुए देखते रहिए, आप लोगों ने भी। मैं आपसे बहुत दिनों से डिबेट कर रहा हूं, लोकसभा के पहले से कर रहा था नावेद भाई। और आज एक चीज और बताना चाहता हूं, आज मैं एक जगह 10वीं में गया तो वहां लिखा था, जो भावनात्मक रूप से इच्छा शक्ति रखते हैं उनको सदगति प्राप्त होती है। लेकिन आप इस बात को कह सकते हो, पूरी जनता कहती कि ये सरकार भावनात्मक रूप से कमजोर है, इसको सदगति प्राप्त नहीं होगी। ये मिट जाएंगे, मिट, इस बात को मानिए। आप भी नावेद भाई मेरे से पहले, लोकसभा से पहले, मुझे याद है आपने कहा था ये शायद ऐसा ना हो। मैं आपकी बुराई नहीं करूंगा, आपको काटूंगा नहीं, क्योंकि आप बायस होकर बात करते हो। और एक चीज को कहूंगा, हालांकि मैं कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं हूं कि मैं आप जैसे विद्वान को सर्टिफिकेट दूं, लेकिन आपने एक बार कहा था कि मुझे तो यह एहसास हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का यूपी से सफाया हो जाएगा और यह पिछला भी रिकॉर्ड नहीं दोहरा पाएगी। हम 100 पे आए, 6 एमपी हुए। और आज एक बात कहता हूं, ये चूक है अमिताभ भैया, ये चूक है। हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट लिया था। अगर 20-25 हमारे एमपी हो गए होते, बाकी खत्म हो गई थी। और बीजेपी जिस दिन गिरेगी सरकार से, दोबारा 50 साल नहीं है, लगता है कभी। और देखिए, सरकार कोई काम करे, कहते हैं ना कानून में न्याय हो रहा हो, अच्छी बात है, लेकिन न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। आप बताइए प्रधानमंत्री जी, अरे अगर बैठ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, सदन में बैठे। यह मैं नहीं करूंगा बात आर्टिकल 19, 20, 21, 35, 36, मैं इतना बात जरूर करूंगा कि ये एक नैतिकता के आधार पे कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को, अगर वो सही है, वो मानते हैं अपने आप को सही, तो आए जवाब दें। राहुल जी तो चैलेंज भरते हैं, बिल्कुल डिटर्मिनेशन है उनका एक, कि वो कहते हैं मेरे सामने प्रधानमंत्री जी नहीं बैठेंगे, बैठ जाएं। अरे भाई क्या बात है, अभी भी मैं आप ही के टीवी में देख रहा था कि राहुल जी कह रहे वोटों की चोरी हो रही है। बोलिए, ठीक, जवाब दीजिए। ठीक भाई, राज भाई, नाविद भाई, आपने मुझे कुछ, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं वापस, ठीक है, वो जवाब देंगे, नाविद जी देंगे जवाब। अशोक जी के पास चलूं। संसदीय लोकतंत्र में ये बात कोई तर्क नहीं रखती कि मेरे सामने फलाना ही आए। ये गिरोहों की लड़ाई में होती है। बोलो सरदार सरदार से लड़ेगा, गुड्डू से पप्पू लड़ेगा, ये गिरोह की लड़ाई नहीं। यहां सत्ता पक्ष है, विपक्ष है। ये नहीं कहा जा सकता कि मेरे सामने आंखों में आंखें डालने के लिए फलाना आए। भाई कोई आपके निर्देश पर थोड़े ना चलेगा, कोई क्यों चले निर्देश पर। अच्छा मान लीजिए कि यही बात विपक्ष कहने लगे कि राज्यसभा में सोनिया जी जवाब दें, खड़गे जी नहीं, तो आप भी नहीं मानोगे। मान लीजिए भाजपा ये सवाल उठा दे कि हम खड़गे जी को नहीं मानते, प्रमोद तिवारी को नहीं मानते, जयराम को नहीं मानते, सोनिया जी बोलेंगी तो मानेंगे, तब क्या कहोगे? तो आप कहोगे हु आर यू, आप कौन होते तय करने वाले। वैसे ही दूसरे को भी आप ये डिक्टेट नहीं करो, ये चीज खराब। अशोक भाई, मामला गंभीर हो रहा है, कैड़ा हो रहा है। खबर आ रही है 50 से 55 लाख वोट डिलीट होंगे, जिसमें मृत हो चुके लोग भी हैं, जिसमें स्थायी रूप से बिहार से पलायन कर चुके लोग हैं, और जिसमें तीसरी कैटेगरी इस
तरह के लोगों की है जो एक व्यक्ति कई जगह वोटर है। और चौथी कैटेगरी लेकिन छोटी लेकिन एग्जिस्ट कर रही है बिहार की लिस्ट में, जिसमें नॉन इंडियन लोग भी कुछ आधार और राशन कार्ड बनवा के वोटर लिस्ट में आ गए। ये सब मिला के बताया जा रहा है 50 से 55 लाख। जब बिहार में 50-55 लाख है तो मैं तो नब्ज देख के समझ रहा हूं उत्तर प्रदेश में तो 1.5-2 करोड़ का मामला बनेगा भैया अशोक जी। और 1.5-2 करोड़ में पूरा पश्चिम हो जाएगा और पश्चिम पूरब हो जाएगा, ये तो तय है। बिहार में तेजस्वी इसी बात की तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि दक्षिण उत्तर हो रहा है और उत्तर दक्षिण हो रहा है। बिहार के पूरे विधानसभा चुनाव के खेल में 50-55 लाख वोट अनुलोम विलोम कराने की शक्ति रखते हैं। पांव ऊपर सर नीचे, यस, सर नीचे पांव ऊपर। अशोक भाई, इस बात से तो आप सहमत हैं? और आयोग ने कह दिया कि अब ये रथ यूपी सारे जगह जाएगा तो यूपी भी आएगा। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। आप 2014 से माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और चुनाव आयोग भी लगातार उनके हार्मोनी रिलेशन है, उनके साथ कदम से ताल मिला के चल रहा है चुनाव आयोग उनके साथ, ठीक है। चुनाव आयोग और माननीय मोदी जी की सरकार 2014 से सो रही थी कुंभकर्ण की तरह कि सभी लोग वोट डालेंगे, चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, मरे हुए लोग हो, जिंदे हुए लोग हो, कई जगह वोटर लिस्ट में हो। 2014 से 2025 लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव तक मोदी सरकार बिल्कुल एकदम सो रही थी कि हाँ भैया सब लोग वोट डालो। अचानक से बिहार चुनाव से 3 महीने पहले, 3.5 महीने पहले सरकार को सपना आया, अरे उठो मोदी जी, चुनाव आप हारने वाले हैं बिहार से। फिर सपना आया, अरे जल्दी करो, कुछ करो, नहीं तो हार जाओगे चुनाव जी। अब क्या करें? प्रॉक्सी वार करना है, बेईमानी करनी है, चंडीगढ़ का मॉडल बनाना है, अनिल मसीह का मॉडल बनाना है, उसी से चुनाव जीतना है। अब आनन फानन में क्या करें? एसआईआर लाओ। एसआईआर में देखिए बेसिक डिफरेंस है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है अमिताभ जी, वो हमारे वोटर को इनरोल करती है, उनको इनरोलमेंट करती, चुनाव आयोग इनरोल करता है। और जो फॉरेन में कुछ अमेरिका वगैरह कंट्रीज में वो रजिस्ट्रेशन होता है, वोटर खुद जाता है चुनाव आयोग और अपना डॉक्यूमेंट देकर के अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है। हिंदुस्तान में इनरोलमेंट होता है, चुनाव आयोग खुद वोटर तक पहुंचता है और उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, उनसे कुछ साक्ष्य लेकर के। तो ये मूलभूत अंतर है। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी को अचानक ज्ञान आया कि हमको अमेरिका की तर्ज पर करना है। अब वोटर को हम कहें कि भैया 1 महीने का समय है, अगर तुम वोटर लिस्ट में बने रहना है तो भाई फला 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 11 डॉक्यूमेंट लेके आओ, नहीं तो नाम कट जाएगा। ये बेसिक अंतर है और ये अंतर कहीं न कहीं हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी प्रहार है। आप देखिए 1990 के दशक में जब से टीएन शेषन साहब के पहले के दौर में आप जाएंगे तो आप देखते होंगे बूथ कैप्चरिंग, पानी डाल देना मतपेटियों में, तमाम चीजें होती थी। लेकिन टीएन शेषन साहब जब आए 1990 से 96 के बीच गोल्डन एरा था और उस गोल्डन एरा में उन्होंने दिखाया कि कैसे इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी और इम्पार्शियलिटी, स्वतंत्रता, अखंडता और निष्पक्षता कैसे इलेक्शन कमीशन के प्रति लोगों के मन में जगानी है, कैसे इलेक्शन कमीशन काम करेगा। इस तरह से उन्होंने एक विश्वास स्थापित किया। लेकिन सारे विश्वास पर कुठाराघात आज मोदी सरकार कर रही है। वही उसी तरह से बूथ कैप्चरिंग, बस 10 सेकेंड, उसी तरह से अमिताभ जी देखिए जो बूथ कैप्चरिंग 90 के पहले होती थी, वो बूथ कैप्चरिंग अब एसआईआर के माध्यम से सरकार करने की तैयारी में। ये बूथ कैप्चरिंग है। टीएन शेषन साहब ने बूथ कैप्चरिंग रोका, लेकिन ज्ञानेश कुमार, मोदी जी मिलकर के बूथ कैप्चरिंग, व्हाइट कॉलर्ड बूथ कैप्चरिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाइट कॉलर्ड बूथ कैप्चरिंग, ये शुरू हो रही है। ठीक है अशोक जी, 3 बातें हैं, फिर खेमचंद के पास चलूंगा। मैंने प्रश्न ये पूछे, मैं तो व्यवहारिक प्रश्न पूछा था, अशोक भाई ने उसका सैद्धांतिक उत्तर दिया। थ्योरी का पर्चा अब कहाँ टाइम है, अब तो प्रैक्टिकल का टाइम आ गया। थ्योरी का तो निपट गया काम। जैसे नहीं होता थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 अलग अलग होते हैं 10वीं 12वीं में, वैसे अशोक भाई मैंने तो दुनिया की बातें पूछी नहीं, क्या ज्ञानेश कह रहे, क्या शेषन कह गए, छोड़ो कौन सा संविधान आर्टिकल क्या। मैं कह रहा हूं बिहार में एसआईआर का काम आज कंप्लीट हो गया, ठीक।
आप धरना दो, प्रदर्शन दो, काला गमछा डालो, पीला गमछा डालो, हो गया काम। 50-55 लाख जो लोग पात्र नहीं है वो हट गए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आप किसी को राहत दी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो राहत नहीं दी, तो नहीं दी तो बात खत्म हो गई। इसी नई वोटर लिस्ट पर चुनाव होगा बिहार का, अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। मेरा प्रश्न यह था अशोक भाई कि ऐसा ही उत्तर प्रदेश में होगा, ऐसा ही मध्य प्रदेश में होगा, ऐसा ही तमिलनाडु में होगा, ऐसा ही बंगाल में होगा, तो सबकी चर्चा ना करें, उत्तर प्रदेश की तो कर लें। यहां के 2 करोड़ वोट अगर अमान्य होंगे तो हो ही जाएंगे। आप एटा इटावा फरुखाबाद आजमगढ़ में प्रदर्शन करते रहिएगा। चुनाव तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सपा अपनी मतदाता सूची बना के उस पर चुनाव करा लेगी, ऐसा तो नहीं ना। और जबरिया वोट भी नहीं डलवा सकते, वो भी टाइम चला गया। तो लिस्ट जो बन जाएगी वोट तो उसी पे डलाना होगा, भाजपा वाले को भी, कांग्रेस को भी, सपा को भी, बसपा को भी। मेरा निवेदन यह था। और दूसरी बात, जो बात अशोक जी ने कही कि 14 से सो रहे थे 24 तक, मैं कहता हूं 14 नहीं, 1947 से भारत की सरकार बहुत सारे मुद्दों पे सोती रही, लेकिन जब जागे तो अच्छा नहीं। अशोक भाई, जब जागो तब सवेरा, ये कोई संवैधानिक रोक है क्या कि 14 में क्यों नहीं जागे, 15 में क्यों नहीं जागे, अब कभी नहीं जाग सकते हो? बोला अब इसकी आंखों में पट्टी बांध दो, जागना था तो 15 तक जागते, कट ऑफ डेट निकल गई, ऐसा तो नहीं ना। इस देश ने आधार का जब वो किया, लागू किया, तो भी ये तर्क आए थे कि आज से पहले आधार नहीं था तो देश नहीं चल रहा था, लेकिन हमने उसकी सहूलियतें देखी ना। ये नहीं कह सकते कि नहीं अब 14 में नहीं जागे, 15 में नहीं जागे, 17 में नहीं जागे, इसलिए अब नहीं जाग सकते ना। हर दिन नया होता है और हर दिन सरकारें कुछ नए प्रयोग करती, और ये प्रयोग तो सरकार नहीं कर रही, ये तो चुनाव आयोग कर रहा है। सरकार अलग व्यवस्था है, चुनाव आयोग अलग व्यवस्था है। ये अलग बात है। अशोक भाई हंस रहे हैं तो उनके मुस्कुराहट को मैं एक चीज निछावर कर दूं कि आपने तो ज्ञानेश देखे, महेश देखे, रमेश देखे अशोक जी चुनाव आयोगों में ना, मैंने गिल साहब देखे, उनके जोड़ का कोई नहीं, इस धरा पे उनके जोड़ कोई नहीं था। वो इंदिरा गांधी के कारकुन थे, इंदिरा जी की मर्जी होती थी तब राज्यसभा में भेज देती थी, और जब मन कहता था बोल रहे कि जाओ गुड्डू तुम थोड़ी देर के लिए चुनाव आयुक्त हो जाओ भारत के मुख्य, क्या फिर लौट आना, बुला लेंगे, फिर मंत्री बना देंगे तुम्हें, क्या अशोक जी? तब आप लोग नहीं जागे, कभी आंदोलन किए होते काला कपड़ा पहन के, बोले ईंट से ईंट बजा देंगे, ये क्या तमाशा है? आप कांग्रेस का घोषित कार्यकर्ता भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त तो बनाए दे रहे हो। लोकतंत्र तो तब भी था, लोकतंत्र की चिंता भी तब भी रही होगी आप लोगों को। अब आपको ज्ञानेश पे, महेश पे, रमेश पे, सुरेश पे, सब पे आपत्ति है। मैं फिर कह रहा हूं, सूची लोहिया वाहिनी नहीं बनाएगी मित्र। आप सदस्यता की सूची कोई भी पार्टी बना सकती है, मतदाता सूची चुनाव आयोग ही बनाएगा और उसी पर वोट पड़ेगा, उसी पर चुनाव होगा। खेमचंद जी ये बैठे ठाले क्या बवाल करा दिए भाई, पूरे देश में हाहाकार मच गया है। कांग्रेस अलग तेवर में है, सपा अलग तेवर में है, और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भाई ऐसे होगा तो फिर हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, जाओ कर लो। हालांकि इस पर लोगों को शक है कि वो चुनाव नहीं बाइकाट कर देंगे। लोग कह रहे हैं ऐसे बोल दिया बाइकाट नहीं करेंगे। खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार। देखिए बड़ी अच्छी चर्चा हुई है, अभी अशोक भाई ने बड़े बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए और हमारे कांग्रेस के मित्र ने भी टीएन सेशन साहब का नाम लिया। उस समय तक एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था। टीएन सेशन साहब ने अपनी पावर दिखाई तो उन्होंने 3 का एग्जाम्पल शुरू कर दिया, 2 और ऐड कर दिए ताकि उनकी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सके, डेलीगेट हो सके, कमजोर किया जा सके। अब ये कहते हैं कि अभी 2014 से अब तक, मतलब 2014 से जो पहले के चुनाव आयुक्त अपॉइंटेड हैं वो भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ मिलके मोदी जी के अनुसार काम कर रहे थे। फिर ये कहते हैं कि भाई 2014 से तो चेकिंग नहीं हुई, अब क्यों हो रही है?
तो ये पहले तो आप ये दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं कि सरकार का काम है या चुनाव आयुक्त का काम है। ये 100% चुनाव आयुक्त का काम है, आप करें, ये सरकार का काम है, सरकार के इशारे पे हो रहा है। क्या आप ये बताएं कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति हुई है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बॉडी बनी है, जो उनके रूटीन काम है, क्या उनमें रिफाइनमेंट ऑफ दी वोटर लिस्ट नहीं है? क्या वोटर लिस्ट की चेकिंग नहीं है? क्या इस इलेक्शन से पहले क्या वोटर लिस्ट की चेकिंग नहीं होती है? हमेशा होती है। उसमें से जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनके नाम हमेशा हटाए जाते होती हैं। थी। दूर की नजर का चश्मा लगा के इस बार पास की नजर का लगा लिया चश्मा, बस इतना ही है इसी पर। बोले पास की नजर का चश्मा क्यों लगा लिया गुड्डू? दूर की नजर वाला कर लेते हैं गुड्डी गुड्डी। राज भाई हंस रहे हैं, इसका मतलब बात मेरी सच है। फिर उन्होंने बड़ी टेक्निकली बात कही, रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट। अब अभी भी तो वही कर रहा है चुनाव आयोग, तो पास में ही जा रहा है, कह रहा है कि अगर आप दिखाइए ना, आपका नाम है, आप जिंदा हैं, आपका नाम है, आप भारत के नागरिक हैं, कोई तो साक्ष्य होगा, आपका नाम है, आपका ये घर का एड्रेस सही है, आप यहाँ पे रहते हैं, तो इसमें रजिस्ट्रेशन वाला कंसेप्ट कहाँ हो गया? यूरोपियन और अमेरिकन कंसेप्ट कहाँ हो गया? अभी भी एनरोलमेंट ही है। चुनाव आयुक्त ही जा रहा है और कह रहा है, और अभी तो ड्राफ्ट आना है, ड्राफ्ट के बाद चुनाव आयुक्त पूरी तरीके से आपको छूट भी देगा कि आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। अगर गलत तरीके से आपका नाम कटा है, आप डॉक्यूमेंट दो, आपका फिर ऐड हो जाएगा। अगर किसी का गलत तरीके से नाम ऐड हुआ है, आप साक्ष्य दो, उसका हट जाएगा। और आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? आप चुनाव आयुक्त को ओवरऑल टारगेट कर रहे हैं। आप डिटेल में पब्लिक लिस्ट करो, बताओ, एरिया वाइज बताओ, विधानसभा वाइज बताओ, मंडल वाइज बताओ, गांव वाइज बताओ कि इतने वोटर लिस्ट में जो नाम हैं वो भारतीय हैं, गलत तरीके से काटे जा रहे हैं, या उनका नाम ऐड नहीं किया जा रहा है। आप 50-60 लाख जो गलत वोटर्स हैं, जो हमारे साथ दुनिया में नहीं है, जो बिहार में नहीं रहते, बिहार से बाहर रहते हैं, जिनके 3-3, 4-4 वोट हैं, होता है। मैं एक एक्स गांव में रहता था, वहां से मैं दूसरे में चला गया, तीसरे में चला गया, जब तक आधार लिंक नहीं था, चारों जगह वोटर है और वोट करते भी नहीं है। तो जो डुप्लीकेशन ऑफ द वोट है उसका मिसयूज होता है। वही आदमी 4 जगह जाके वोट दे देता है। अब 4 जगह जाके जब वोट दे रहा है तो उससे कुछ विचारधारा का, कुछ जो एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों को फायदा हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, बिहार का नुकसान हो रहा है। बिहार के जो मूल निवासी हैं, जो सही से वोट दे रहे हैं, जो एक ही जगह वोट दे रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, उनकी से कम हो रही है। जो लोग एक ही व्यक्ति 4-4, 5-5 जगह वोट दे रहा है, वो उनका हक खा रहा है। तो ये कंपलसरी काम, जरूरी काम चुनाव आयोग कर रहा है। इनकी हालत इसलिए खराब है, इनको ऐसा लगता है कि जो ये मैनिपुलेशन करवा सकते थे, करवाते हैं या करवाते रहे हैं, वो मैनिपुलेशन नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, इनका जो आधार है वो खिसक रहा है बिहार में से। एनडीए की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है क्योंकि एनडीए के पास नेता है, रोड मैप है, ट्रैक रिकॉर्ड है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, इनका नेतृत्व स्पष्ट नहीं है, इनकी नीतियां स्पष्ट नहीं है। 1.5 साल में पीछे जो इन्होंने काम किया था, उसमें 4th क्लास जॉब देने के लिए इन्होंने गरीबों की जो जमीन है, खेत है, संपत्ति है, वो अपने नाम करा ली। आज भी कोर्ट में केस चल रहा है, आज भी इनको वहां से क्लीन चिट नहीं मिली क्योंकि इन्होंने वास्तव में उनकी जमीन अपने नाम कराई। 1.5 साल में फिर से ये उठाने का काम शुरू हो गया था, लोगों को उठाओ, पैसा लो, एक्सटॉर्शन का पूरा धंधा, पूरी इंडस्ट्री इन्होंने खड़ी कर दी थी। आज बिहारी देश से बाहर जब जाता है या फिर अपने प्रदेश से बाहर जाता है, इज्जत की बात है। खेमचंद जी, ठीक, उससे पहले एक प्रैक्टिकल बात कह दूं, सब अशोक भाई ने भी उठाया और सब लोग उठा रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, तेजस्वी तक, कि 2 महीने 3 महीने क्यों, 3 महीने क्यों? 2 बातें कहूँ बड़ी प्रैक्टिकल। मैं मानता हूँ, एक खेमचंद जी एक मिनट रुको, मानता हूँ। राज भाई की तेलंगाना में जो सरकार है, क्या उसने 22 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में या सितंबर कुछ के बीच में, क्या है मतलब कुछ दिनों के भीतर नई जाति जनगणना प्रदेश में कराने का फैसला किया। आप जाति जनगणना करा सकते हो, सर्वे करा सकते हो कुछ दिनों में, वहां वोटर लिस्ट का काम नहीं हो सकता। एक दूसरी बात कहा गया कि कागज कहां से आएंगे 3 महीने में। मेरा अपना अनुभव यह कहता है नावेद भाई, अभी मुनादी करा दो, राज भाई भी इस बात से सहमत होंगे
और सहमत होंगे तो मुस्कुरा जरूर देंगे, और अशोक जी भी। मुनादी करा दो कि कल लखनऊ में गांधी प्रतिमा के पास 1 किलो लड्डू, 1-1 किलो लड्डू हर आदमी को मुफ्त दिया जाएगा, ये कागज लेके आए। 24 घंटे में कागज जुटा के आदमी पहुंच जाएगा, 3 महीना छोड़ो। नावेशी को गलत कह रहे हो, टोक दीजिए। और जिनको शक हो, भंडारे का अनाउंसमेंट करा दो कि अपना अपना आधार कार्ड, पिताजी की मार्कशीट, अपनी छोड़ो, पिताजी की मार्कशीट लेके आओ, पिताजी की मार्कशीट लेके आदमी पहुंच जाएगा। नावेशी को 3 महीने तो बहुत होते। पता नहीं कितने राजनेताओं ने इस बात पर ध्यान दिया। भारत ने जब राशन कार्डों का की SIR की, उनका पोस्टमार्टम किया, तो 7 करोड़ राशन कार्ड निरस्त हुए। 7 करोड़। ये फर्जीफिकेशन था। नावेशी को जी। जी जी, देखिए, अब मेरे मन में कुछ सत्ता को लेकर प्रश्न है और विपक्ष को लेकर प्रश्न है। थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। जो जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं उससे कुछ सवाल पैदा हुए हैं। सत्ता के सामने ये सवाल पैदा हुए हैं कि आजादी के बाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी नागरिक के पास कोई ऐसा ऑथेंटिक कागज नहीं है जिससे वो कह सके कि हम भारत के नागरिक हैं। उसका आधार भी अब इतना विश्वसनीय नहीं है कि वो बता सके कि हम भारत के नागरिक हैं। ये पहली बार हुआ है। ये सत्ता के सामने सवाल है। दूसरा सत्ता के सामने सवाल है कि इस देश का सबसे बड़ा घोटाला ये हुआ है कि जो अपनी पहचान का सबसे बड़ा प्रमाण होता है, आधार, जिसमें आंखों की पुतलियां और हाथों के निशान होते हैं, वो आधार भी फर्जी हैं। यानी 10 साल से मोदी सरकार और बिहार में नीतीश सरकार 10 साल से पहले, और वहां पर फर्जी आधार बने। अगर आधार फर्जी नहीं बने होते तो आंख बंद करके रिवीजन नहीं हो रहा होता, बहुत ऑथेंटिक कागज होता है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा सत्ता पक्ष को। तीसरी बात ये कि जिस तरह से आंकड़ा आ रहा है उसमें एक आंकड़ा ये भी आ रहा है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि भारत के नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है भारत से। ऐसा इतना कभी नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न जो है वो विपक्ष के सामने है कि विपक्ष ये कहता रहा है कि बेईमानी होती है, चुनाव आयोग बेईमानी करता है, पुलिस करती है, सत्ता करती है, हमें हरा दिया जाता है। और बेईमानी का केंद्र हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चुनाव में बेईमानी मरे हुए लोगों के नाम पर वोट पड़ना होती है। तो अगर मरे हुए लोगों का नाम काटने के लिए रिवीजन हो रहा है, या जो पलायन कर चुके हैं, स्टेट छोड़ चुके हैं, या जो भारत छोड़ चुके हैं, यहाँ की नागरिकता छोड़ चुके हैं, वैसे एक बड़ी संख्या अगर बेईमानी होती तो इन्हीं के नाम पे बेईमानी होगी। हमेशा फर्जी वोट पड़ता है मरे हुए लोगों। तो अगर विपक्ष को यह लगता है कि सत्ता बेईमानी करती है तो विपक्ष के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। पहली चीज तो ये कि अगर बीजेपी को या आयोग को बेईमानी करके आयोग को बीजेपी को जिताना होता तो वो मरे हुए लोगों से बीजेपी पर को वोट करवा देती। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसकी सराहना करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो प्रोटेस्ट करो, अच्छी बात है, अधिकार है, आप काला कपड़ा पहनो, हरा कपड़ा पहनो, प्रोटेस्ट करो, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन प्रोटेस्ट में आपके ये शामिल होना चाहिए कि बिहार की जनता से आप कहो कि अगर आपका वोटर कार्ड नहीं बन रहा है, बेवजह काटा जा रहा है, तो आप हमारे सामने आओ, हम उस भीड़ को लेकर सरकार के सामने, आयोग के सामने, जनता की अदालत में जाएंगे। क्योंकि आप एक अदालत में तो जा चुके हो भारत की, वहां तो उसको स्वीकार किया नहीं गया आपके तर्क को। आप प्रदर्शन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब उस जनता से कहो जिसका आपको शक है कि वो हमारा वोटर है और उसका वोट का अधिकार छीना जा रहा है, उसका नाम काटा जा रहा है, इकट्ठा कर लो ना 2-4 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लोग। क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे हो? आप में ताकत है, आपके पास बड़े नेता हैं, आप काला कपड़ा कर रहे हो, आप लोकतांत्रिक अधिकारों का पालन कर रहे हो, आप जनता को समेट लो और बता दो कि ये राम प्रसाद हैं, ये नावेद भाई अभी रुकना होगा। मैं राज शर्मा के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं, नावेद जी ने कह दिया कि एक 50 लाख 1 करोड़ आदमी इकट्ठा कर लो, आपके पास ताकत है ना जी, ये गलत बात है। 50 लाख 1 करोड़ छोड़ो, 5 लाख आदमी इकट्ठा करने में सांस फूल जाएगी। नहीं करा के दिखा दो, 5 लाख आदमी इकट्ठा करने में सांस फूल जाएगी। और अगर पहले कोरोना हो गया होगा तो मामला गंभीर हो जाएगा सांस फूलने पे, ये जान लो।
इतना सरल है, करोड़ आदमी जुटा लें। तेजस्वी जी 5 लाख आदमी पटना में लेके क्यों नहीं बैठ गए धरने पर? कहां है आदमी? बाइट बाइट चल रही है, आदमी कहां है? राज शर्मा जी, टू बी प्रैक्टिकल, सारी थ्योरी एक किनारे, उत्तर प्रदेश में भी ये होगा, जांच पड़ताल होगी। बिहार के हिसाब से हम एक रफ आइडिया लगा रहे हैं कि यहाँ 1.5 करोड़ का मामला कम से कम निकलेगा। क्या ऐसा रफ मोटा अंदाजा है, ऐसा नहीं कि बाद में हमारे ऊपर मुकदमा करो कि आपने 1.5 करोड़ कहा था, ये तो 1.45 ही निकले। ठीक, 1.5 करोड़ को मेरा समझ कह रही है। 1.5 करोड़ में तो बाबू खेल ही पलट जाएगा। नहीं, मुझे तेजस्वी यादव की छटपटाहट बता रही है कि तीर गहरा लगा है। नहीं, अब आप सहमत हो या असहमत हो, अब ये यूपी में भी होगा, बंगाल में भी होगा, सब जगह होगा। और नावेद भाई ने एक प्रश्न उठाया था कि आधार बने सब राज्यों में, जहां जहां जिसकी सरकार उसने अपने ढंग से खेला किया, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बंगाल में दीदी के हाथ में ये अधिकार है तो वो अपने ढंग से तृणमूल बना रही है राशन कार्ड और आधार कार्ड। इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। राज भाई, मैं उत्तर प्रदेश पर केंद्रित कर रहा हूं बहस को। बिहार तो आज खत्म हो गया, पंचम अध्याय समाप्त हो गया, सत्यनारायण कथा का आरती हो गई, प्रसाद बट गया, पंजीरी लेके लोग निकल लिए। अब अगली जगह जहां जहां कथा होनी उनका शेड्यूल देखो। राज भाई, मैं पहले तो दादा एक बात कहूंगा, हमारा तो जीवन सर सर कह के थक गया। जीवन भर हमने सर का पढ़ते थे तब का, और सेवा करी तब का, सर सर सर। और बड़ा अफसोस है कि इस निकम्मी सरकार ने सर सबको भी बदनाम कर दिया। ये मेरा दुख है, ये मेरा व्यक्तिगत दुख है। और एक दुख और है, कोई फर्रुखाबाद से आ जाए गुड्डू, जैसा कि आप लोगों के किरदार है, कोई पिंटू आ जाए और वो मेरे से मांगे, जो मेरे अंदर डर है कि राज शर्मा आप ये बताओ यहाँ के नागरिक हो कि नहीं हो। तो मेरे पास तो एक आधार कार्ड है गुरुजी, राशन कार्ड भी नहीं है। कसम से नावेद भाई, राशन कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। हाँ, इतना जरूर है, आप यहां बोलोगे तो अपनी 8वीं क्लास की मार्कशीट भी लाके दूंगा। अभी आप बोल रहे थे, मैं चैलेंज भर रहा हूं, 1 2 3 4 5, अगर इसमें कोई मार्कशीट तो छोड़िए, डिग्री दिखाइए, डिग्री दिखाइए। नहीं दिखा पाते। अभी मैं आप ही से कह दूं, कहना तो अलग है भाई, मैं आपकी बात को काटना पसंद नहीं करता, क्योंकि आप गिने चुने में बार कहता हूं। राज भाई, मेरे पास तो देखो मोबाइल में है, मेरे पास मोबाइल में है, झंझट नहीं ढूंढने का, मोबाइल में है, क्या ढूंढना। अरे आप और इतनी समझ सबको है, सबको है ना कुछ नहीं है साहब। आपने कहा ठीक है, आप अपनी जगह है, वो तो एक अलग चीज है। बस क्या हुआ, सरकार का जो एक किरदार था ना, वो शक के दायरे में आया, बस बाकी कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं वोट फेयर होने चाहिए। मैं भी अभी किसी में बोल रहा था या आपने बोला था, ये भी गलत है। मैं नगर निगम देखने गया, मेरा नगर निगम में वोट नहीं, कैसा वो लोकसभा की अलग है। ये भी सही है, एक लिस्ट बन जाए, फलाना ढिकाना, और जो मर गए हैं उनका नाम कर जाना चाहिए। लेकिन आपकी नीयत कैसी, नीति गलत सही की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं तो नीयत की बात कर रहा हूं। वो सरकार में खोट है, इसलिए ये हल्ला हो रहा। और एक बात आपने बोली, मैंने ये नहीं कहा था कि राहुल जी ये कह रहे कोई बोल दे, कोई राजू गुड्डू ननकू बोल दे, ना, प्रधानमंत्री अभिभावक है 150 करोड़ का, उनका होना चाहिए। अरे वो सदन से क्यों भागना है। अभी शायद में उन एमपी का लेडीज थी, वो बोल रही, ठीक है राज भाई, के चल दिए, वो गुहार लगा रही है, आप रुकिए। तो जैसा कि अभी नावेद भाई कह रहे थे, एक बात नावेद भाई ने एक बात और बोली अच्छी सी, कि सरकार की जो इनका जो कहने का तात्पर्य था, वो ये कहता कि इंटीग्रिटी डाउटफुल है सरकार की। और जब किसी भी सरकारी कर्मचारी की इंटीग्रिटी डाउटफुल होती है, तो मैं समझता हूं उसे टर्मिनेट कर देना चाहिए। ठीक राज भाई, आपने ठीक बात कही, लेकिन टर्मिनेट विपक्षी पार्टियां नहीं कर सकती सरकार को, वरना तो सरकार को शपथ लेने के 1 मिनट बाद टर्मिनेट कर दे, चुनाव में हारे लोग। टर्मिनेट जनता करेगी, ये जान लो। वहां ताकत बढ़ाओ, यहां टर्मिनेट करने से क्या होगा, टर्मिनेट होंगे। पानी कागज का जहाज बना के कह रहे हो ये जेट है, ये सुखोई है,
अरे कागज के जहाज है महाराज, पानी में डालोगे लुगदी बन जाएगा। जनता में जाओ ना, वहां से टर्मिनेट करा दो। क्या खेमचंद जबरिया सरकार बना लेंगे? नहीं ना। ऐसा तो नहीं कि 4 लोगों को लेके बंदूक लेके आएंगे और बोले नहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारा होगा। ऐसा तो भारत में संभव नहीं। जहां जोर लगाना चाहिए वहां जोर लग नहीं रहा महाराज। अब बोले टर्मिनेट कर दो। और इस देश में 90 लाख से 90 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड बने। जो लोग ये कह रहे कि देश में सब कुछ लोग निरक्षर हैं, बेचारे कुछ नहीं जानते, उनकी दृष्टिपट खोलने के लिए मैं एक निवेदन कर दूं। 90 करोड़, नावेद भाई आप भी सुनो, 90 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड बने, उनमें कागज पत्तर लगे। क्या ऐसे राशन कार्ड नहीं बना कि हम और 5 लोगों का और परिवार है? हमारे कहने से नहीं हुआ, कागज पत्तर लगे, उनका सत्यापन हुआ, तब कार्ड बना कि नहीं बना? करोड़ों जनधन खाते खुले, कागज के साथ खुले कि नहीं खुले? अभी आप ये एक अखबार में नहीं दो अशोक भाई, आजमगढ़ के 4 कोनों में चाय की दुकानों पर आप और आपके 3 मित्र चाय पीते हुए चर्चा करते हैं कि सुने कि वो कचहरी में फार्म मिल रहा है उसका कि फलानी जगह खाता खुलवाओ डाक खाने में तो 10,000 रुपया सरकार डालेगी साल में। क्या सारे अपने अपने कागज लेके आजमगढ़ में आर्मी लगानी पड़ेगी? आर्मी। आप भारत के लोगों को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं विपक्ष के लोग अशोक जी? कहां से कागज लाएंगे, क्या करेंगे? हे राम राम राम। लोग कह रहे भैया मेरे पास सारे कागज रखे। राज शर्मा के पास कागज हो सकता है ना मिले, लेकिन ननकू और रज्जाक दोनों के पास पॉलीथिन में ही सही, लेकिन कागज सारे रखे हैं कि कब पता नहीं कौन सी योजना आ जाए और चूक जाए। अशोक जी एक तो प्रश्न है, दूसरा मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि सारी लड़ाई एक तरफ, लेकिन अगर चुनाव आयोग ने ये प्रक्रिया जो उसने घोषणा की है लिखित में पूरे देश में लागू की, तो जो आपका लड़ाई का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार का ट्रेंड बता रहा है कि वहाँ 1.5 से 2 करोड़ लोग सूची से बाहर जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी बड़ी है 25 करोड़। समाजवादी पार्टी के लिए तो मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा दिक्कत होगी जितनी दिक्कत तेजस्वी यादव को है बिहार में। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, भाजपा या जो लबोलुबाव आपके जो कहने का मतलब था कि इंडिया गठबंधन के जो भी दल हैं, चाहे सपा हो या आरजेडी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, ये लोग अब तक मरे हुए वोटरों के वजह से चुनाव में जो भी सीटें पा रहे थे, ये लोग रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों इतने कहां मरते हैं कि चुनाव जीत जाओ? ना ऐसा कौन कह रहा? अच्छा नहीं, मतलब भाजपा के बड़े से लेकर छोटे सभी एक सुर से कह रहे हैं कि ये जो मरे हुए लोग, विस्थापित लोग, इनको हटाने में विपक्ष को बड़ा दर्द हो रहा है। तो उनके कहने का मतलब अगर दूसरा पक्ष लिया जाए तो मतलब यही मरे हुए लोग, बांग्लादेशी लोग, रोहिंग्याई लोग, विस्थापित लोग ही मिलकर के जो भी सीटें आ रही थी इंडिया गठबंधन के दलों की, ये सीटें ला रहे थे। अब ये लोग मरे हुए लोग हट जाएंगे तो भाजपा की जय जयकार हो जाएगी। देखिए हकीकत क्या है, आपने इसके पहले मुझे कहा कि मैं प्रैक्टिकल का दे रहा हूं, आप जो थ्योरी बता रहे हैं, तो प्रैक्टिकल पे मैं बात कर रहा हूं। और प्रैक्टिकल बताने में आपका एक कैरेक्टर, जो काल्पनिक कैरेक्टर है गुड्डू, का इस्तेमाल कर ले रहा हूं, इजाजत मांगता हूं। तो आज देखिए बिग बॉस को हर जगह से सूचना आती है बिग बॉस को, बिहार का चुनाव तो गया। अब बिग बॉस गुड्डू को फोन लगाए, गुड्डू बूथ कैप्चरिंग करनी है। अब गुड्डू का सलाह कितना जुटा ले, गाड़ियों कितना इस्तेमाल कर ले। बिग बॉस ने कहा पागल हो क्या? अरे तो टीएन सेशन साहब ने बंद कर दिया व्यवस्था 90 के बाद, कहां हो रहा हो सब, बदनामी अलग से होगी। क्या करें महाराज, बिग बॉस क्या करें? हम व्यवस्था बना रहे हैं एसआईआर व्यवस्था बना रहे हैं ना, बूथ कैप्चरिंग ही करनी है ना, बेईमानियां करनी है ना जी। हम व्यवस्था बनाएंगे, बूथ कैप्चरिंग होगी, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिद्ध होगा। लेकिन हाइड कलर तरीके से, मतलब वो वाली व्यवस्था मत करो कि बदनामी हो, सड़कों पर गोलियां चले, लाठी चले, खून खराबा हो। हमको बूथ कैप्चरिंग करनी है, लेकिन व्यवस्था मॉडर्न व्यवस्था के तहत करनी है, SIR, इसके माध्यम से बूथ कैप्चरिंग करनी है। तो देखिए जनता, आपने कहा ना अनुलोम विलोम हो जाएगा,
जनता को जब इतना टॉर्चर करेगी सरकार, लाओ 11 डॉक्यूमेंट लाओ। अभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी ने जो पैनल था उसमें मैं किसी का पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट ईसी मांग रहा है उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट तो मेरे पास नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि ये विज्ञापन लगा दो, लोग लेके कागज भागे आएंगे। देखिए ऐसा होता है। जज परसेप्शन साहब ने क्या बनाने कहा की मुझे नहीं बात- पता, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल बात बोलता हूं। कोई टेस्ट करके देख ले, मेरी बात गलत निकले तो बता दो। टेस्ट करके देख लो आजमगढ़ में, काय कोई दुनिया में इधर उधर जाओ। आप आजमगढ़ में किसी चाय की दुकान पे टेस्ट कर लो कि कल देखिए, तहसील अमिताभ में जी, एक फिल्म कि का कल डायलॉग- तहसील में सबको 500-500 रुपया देंगे तहसीलदार, बोल के आ जाओ। अगर तहसील में वहां कर्फ्यू ना लगाना पड़े आजमगढ़ भर में, तो अब बताना कि अमिताभ जी आपको जमीन की जानकारी नहीं, और सारे कागज लेके आदमी पहुंचेगा, अमिताभ जी, सारे कागज। किसी बात कर रहे हो अशोक भाई? जी जी अमिताभ जी, देखिए कागज का तो जो सवाल है, कागज के सवाल जनता उसका जवाब देगी चुनाव में। जो जितना हरास किया जाएगा उसको। दूसरी लास्ट कुछ 10 सेकंड, देखिए एक मूवी मैं देख रहा था, चाइना गेट, बड़ी पुरानी मूवी है। उसमें एक जगीरा जो विलेन का कैरेक्टर निभा रहा है, वो कहता है फौजी से कि फौजी हमसे लड़ने का जिगरा तो जुटा लोगे, लेकिन हमारे जैसा कमीनापन कहां से लाओगे। तो जब इस तरह की सोच अगर किसी की हो जाए कि हम जीतेंगे, जैसे भी जीतें, हम बेईमानी करके जीतेंगे, धोखाधड़ी करके ठीक है अशोक भाई, समय कम है, मैं बीजेपी के पास तो चलूंगा। और मैं इस बात से मन से इस बात के विरुद्ध हूं कि भारत की महान जनता को कूप मंडूक बताया जा रहा है कि उनको बेचारों क्या सुध है, लुटे पीटे। ऐसा भाव मत फैलाइए। पासपोर्ट ऑफिस चले जाओ, गुड्डू भी हैं, पप्पू भी हैं, रज्जाक भी हैं, ननकू भी हैं, पासपोर्ट बनवा रहे हैं। आप लोग किस दुनिया में रहते हो भैया? किस दुनिया में रह रहे हो महाराज? वो पासपोर्ट बनवाने की पात्रता रखते हैं और आप कह रहे हो अरे गरीब गुरबा कौन कागज लाए, किसके पास कागज है? सब कागज है भाई। मैंने कहा जितना कागज अशोक यादव के पास नहीं होगा, उतना आजमगढ़ में जो मजदूरी कर रहा है उसके पास है। अब क्या 1970 का भारत है? पासपोर्ट बनवा रहा है मजदूरी करने जो जा रहा है। मैं तो अपना पासपोर्ट बनवाने गया था गाजियाबाद पासपोर्ट में, मैंने देखा लोगों को, मैंने कहा ये इतना बड़ा बदलाव है। और हम ऐसा सिद्ध कर रहे हैं अरे कागज मांग लिया फांसी दे दी गरीब को। नहीं जी, उसके पास जनधन योजना का कागज भी है, सुकन्या का भी है, गैस का भी है, राशन कार्ड भी है, सारे कागज है। इसलिए इतना चिंतित ना हो, कागज इफरात में है, काफी है। और 11 की 11 नहीं मांगे गए किसी से। ये नहीं कहा गया 11 का सर्टिफिकेट लेके आओ, इनमें से कुछ ले आओ। जैसे वोट देने जाते हैं तो लिस्ट जारी होती ना, ऐसा तो होता ना कि सारे ले आओ, एक ले आओ। खेमचंद जी, मैं वही समझना चाह रहा हूं कि आयोग ये प्रक्रिया पूरे देश में लागू करेगा। बिहार में प्रक्रिया क्लोज हो गई, संपन्न हो गई, अब सिर्फ रिजल्ट आना है, उसका ऑफिशियल एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक, जिनको आपत्ति करनी होगी वो आपत्ति कर लेंगे। 1 महीने का समय होगा, यानी हम मान के चलते हैं कि सितंबर में एक संशोधित सूची बिहार की आ जाएगी। चाहे धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे काले कपड़े पहनो, चाहे पहनो सफेद। ऐसा ही देश भर में होगा। चुनाव आयोग को अगर कोई रोक सकता था तो सुप्रीम कोर्ट रोक सकता था। सुप्रीम कोर्ट में बात गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका, फिर हंगामा क्यों? चुनाव आयोग की गतिविधि संसद के बाहर हंगामा करने से तो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। खेमचंद जी, देखिए गुड्डू और बब्बू वाले या गुड्डू और बुद्धू वाले ये हरियाणा में भी ये कह रहे थे कि साहब के पास मैसेज आ गया है, हरियाणा में हम जीत रहे हैं और साहब हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं। वहां ईवीएम पे इन्होंने ठीकरा फोड़ा। फिर उन्होंने ऐसी दिल्ली में कहा कि हमारा गठबंधन का साथी केजरीवाल फिर से जीत के आएगा। दिल्ली में भी हार गए। दिल्ली में भी रिफाइनिंग हुई थी,
वहां एक ही कमरे में 100 वोट पाए गए। वहां पे रोहिंग्या भी थे, बांग्लादेशी भी थे, सबकी बाद में ये प्रूव भी नहीं कर पाए कि इनकी किसी की भी गलत वोट कटी, एक व्यक्ति भी नहीं दिखा पाए। अब बिहार में वैसा हो रहा है। तो बुद्धू कह रहे हैं पहले तो हम ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते थे, अब तो कोई नया बकरा ढूंढना पड़ेगा। ईवीएम का मामला तो चला गया, हमारे साथी हमारा साथ नहीं दे रहे, जम्मू कश्मीर वाले मुख्यमंत्री भी कह रहे नहीं ईवीएम पे कब तक रहोगे, तो अब इलेक्शन कमीशन पे ही ठीकरा फोड़, आप ही काम गलत कर रहे हो। अरे भाई मैं गांव से आता हूँ, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसके पास मार्कशीट होगी, स्कूल का कोई रजिस्ट्रेशन होगा, अगर नहीं है जमीन वाला व्यक्ति है तो उसके पास जमीन के कागज होते हैं, जमीन के कागज भी नहीं है तो अगर वो पानी यूज करता है सरकारी नहर से, जिसको बम्बा बोलते हैं, मैनर बोलते हैं, उसका जल विभाग से उसका टैक्स आता है। खेतों का भी पहले, खेतों पे भी भेज बोलते हैं हमारे यूपी में, वो भेज लगती है, उसका भी नोटिस आता है। कोई आइडेंटिफाई करता है कि ये व्यक्ति इस गांव में रहता है, इसके पूर्वज इस गांव में रहते हैं, इसकी जमीन है, इसका खेत है, इसकी। और अब ना सिर्फ आधार के साथ साथ आपके किसानों को जो पीएम किसान के माध्यम से मदद दी जा रही है, उनके अकाउंट को वेरीफाई किया गया, उनके अकाउंट को वेरीफाई करने के बाद उनको पैसा दिया जा रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे किसान और 15-16 करोड़ से ज्यादा ऐसे श्रमिक हैं जिनको श्रमिक आई कार्ड दिया गया है, कार्ड बना के दिया गया है, उनको फैसिलिटी भी दी जा रही है। और बचता कौन है? जनधन अकाउंट खुल गए, तो आपके पास सरकारी डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, आपके पास बैंक में अकाउंट होगा, आपके पास जमीन के पेपर होंगे। और जब कोई बड़ा डॉक्यूमेंट बनता है, जैसे आप पासपोर्ट बनवाते हो, पासपोर्ट में क्या होता है, आपकी इंक्वायरी होती है, पड़ोसियों से पूछा जाता है कितने साल से रह रहे हैं, कैसे लोग हैं, क्या आप जानते हो, आप कितने साल से जानते हो, आप गारंटी दोगे क्या, आप भी अपने कागज लगाओ। अगर वो कहते नहीं हम गारंटी नहीं देंगे, हम नहीं जानते, तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि आप हैं, इसकी रिलायबिलिटी या इसकी जिम्मेदारी को लेने वाला ही नहीं है। तो वैसे ही जो देश का चुनाव है, जो हमारी सरकार का चुनाव है, उसमें बिल्कुल वेरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, आप ये तय करो जिनकी वोट कट रही है वो बीजेपी को वोट देते थे या आप लोगों को वोट देते हैं? क्या ये आप मानते हो कि जो गलत वोटर है उनके बिहाफ पे आप जीतते थे, या फिर बीजेपी इनके बिहाफ पे आपके अनुसार मैनिपुलेशन कराती थी? जनता पूछ रही है, आप कहना क्या चाहते हैं? जो वोट कट रहे हैं उसकी वजह से बीजेपी को किस तरीके से फायदा होगा? इसका मतलब आप फायदा ले रहे थे। या फिर ये कहना बंद करो कि बीजेपी मैनिपुलेट करती, तो मैनिपुलेट सही वोटर वाले को तो मैनिपुलेट कर नहीं सकती, सही वाला तो या तो वोट देगा या नहीं देगा। अब गलत वाला जो है उसी को मैनिपुलेशन किया जा सकता है, तो आपको तय करना पड़ेगा। तो आपको बुद्धू को कुछ क्लास देनी पड़ेगी ताकि कोई नया सुबह फेंके। समय इजाजत नहीं दे रहा, खेमचंद जी रुकना, समय इजाजत नहीं दे रहा। मैं इसको समअप करूंगा इस ढंग से, बिहार में 50-52 लाख वोटर हटेंगे जो अपात्र हैं, अभी तक की सूचना। राहुल जी की पार्टी और तेजस्वी जी की पार्टी और सबको मिलके, नावेद भाई, ऐसे 5 लाख, सिर्फ 10% जो कटे हटे हैं उनमें 10% ऐसे लोग जुटाने चाहिए जिनके जो पात्र हो और नाम हट गए हो उनके। एक पब्लिक डोमेन में ले आइए, बात समझ में आ जाएगी। 5 लाख लोग जुटाइए और कागज ढूंढवाने में तेजस्वी यादव की पार्टी ने क्यों नहीं मदद की लोगों की? उनके पास संसाधन कम तो है नहीं, क्यों नहीं मदद की? अभी भी एक हेल्प सेंटर बना सकते हैं कि जिनके नाम कट गए हमारे पास आओ, हम जुड़वाएंगे। अशोक जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है, 10-50 करोड़ रुपया का जुआ खेल लीजिए अशोक जी, अपने कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए, उतार दीजिए कि अभी से कागज ठीक करवाओ सबके। अभी तो यूपी में आने में समय है ना। और मैं राज भाई से भी कहूंगा कि अजय राय को भी बोलो, वो उतना तो नहीं लगा पाएंगे 10-20 करोड़, लेकिन जितना लगा दे उसी के हिसाब से कि सेंटर खोल दें, कागज बनवाओ, कागज जुटाओ, हेल्प सेंटर। नहीं, आपको लग रहा है कि वोट गलत कट जाएगा इनका, गरीब गुरबा है, तो उनकी मदद करिए, कागज बनवा दीजिए, फाइलिंग कर दीजिए कागज की, पीडीएफ बना दीजिए, लगा दीजिए लोगों को। मैं फिर कह रहा हूं,
सुप्रीम कोर्ट आप गए थे, सुप्रीम कोर्ट ही इस विषय को रोक सकता था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग जो कर रहा है ये उसके हक दायरे में है, अधिकार के, संवैधानिक अधिकार है उसका। और मतदाता सूची न तो शरीयत है न कुरान है नावेद भाई, कि इसमें फेरबदल होगा तो सड़कों पर हाहाकार हो जाएगा। ना जी, क्यों हो जाएगा? हर साल बदलना चाहिए, हर साल सर्वे होना चाहिए, हर साल जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इससे सरकार चुनी जाती है, इससे ज्यादा पवित्र कोई दस्तावेज है क्या? हर साल होना चाहिए। ये नाराजगी क्यों? बोले 2003 में तो की थी, अब क्यों कर? अरे भाई, हर सुबह लोग पलायन कर रहे हैं, हर सुबह लोग अनंत यात्रा पर जा रहे हैं। लिस्ट वैसी रखो, पूरे लिस्ट से मत छेड़ना। और अंत में कहूंगा, भारत के सामान्य लोगों की बौद्धिक क्षमता का मजाक मत बनाइए कि वो कागज कहां से लाएंगे। उनके पास कागज हैं, वो कागज रखना जानते हैं, कागज दिखाना जानते हैं। मैं 100 योजनाएं गिना दूंगा राज भाई, जिसमें हमको फार्म भरना मुश्किल है, लेकिन हमारे यहां जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, सहायक हैं घर में या वाहन चला रहे हैं जो लोग, और लोग जो हैं, क्या वो ऐसी योजनाओं में सारे फार्म भर देते हैं? क्या सारे कागज लगा के? मुझे अनख लगती है कि यार कौन पोस्टल ऑर्डर बनवाए, कौन कहां जाए, कौन अटेस्ट कराए, क्या करे, क्या ना। वो सब करने के बाद बताते हैं कि भैया वहां हमने भर दिया फार्म। इसलिए प्लीज ये नहीं कहिए कि भारत के लोग कागज नहीं जानते और कागज रखना नहीं जानते। सबके पास कागज है, राशन कार्ड बने हैं, कागज से ही बने ना मित्र, आधार बना कागज से ही बना, खसरा खतौनी है, हर चीज में कागज है, कहीं ऐसा नहीं। और राज भाई ने एक बात कही थी कि अब हमसे पूछा जाएगा कि हम देश के नागरिक हैं कि नहीं। नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जहां संदेह होगा उनसे पूछा जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए। अगर नागरिक है तो छाती ठोक के कहो कि ये लो कागज देखो और कुछ दे, और नहीं है तो झोला उठाओ, जाओ जहां से आए हो। ये कोई धर्मशाला है क्या? ये चुन्नीलाल की धर्मशाला नहीं है कि इसमें सब आके रहेंगे। और आखिरी बात, इस देश की जरूरत है कि एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए अशोक भाई। नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत से लेके और लोकसभा तक के लिए एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए। ये कई वोटर लिस्ट भी बवाल का कारण है। एक भारत की एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए बस। उसकी जांच करना सरल, उसकी पड़ताल करना सरल, और उसमें बार बार फिल्टर लगाना सरल है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अशोक जी, तैयारी पूरी रखिए। क्या आंदोलन, धरना, प्रदर्शन अपनी जगह, बिहार में प्रक्रिया पूरी हो गई क्या? और जो नई लिस्ट बनेगी वोट उसी से पड़ेगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।